अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक थ्योरी पेश की गई थी, हाइपोथेसिस पेश की गई थी जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। अब उस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप हमारी वीडियो यानी मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको उसके बारे में आइडिया हो। आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और आज हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ-साथ मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन के प्लेटफ़ॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। तो लेक्चर की जानिब चलते हैं। सेकंड ईयर बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट और उसके अंदर लेक्चर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन और का पार्ट 2। मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन का पता है कि मसल्स आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है मुस्तकिल, तो लाज़मी तौर पे उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मसल्स में क्या चीज़ है कि मसल्स को आपको एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि मसल है, मसल के अंदर मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं। उन मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स मौजूद हैं और उन मायोफिब्रिल्स को भी अगर मैं मज़ीद ज़ूम करूँ तो उस उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि शॉर्टेन यानी छोटी हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अब इसके अंदर पहले आप आज हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑल और नो नो रिस्पॉन्स। मीन्स के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स होते हैं। यानी सबसे पहले आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करते हैं कि मसल्स को मूव करवाना है तो वो सिग्नल भेजते हैं। अब जो वो सिग्नल भेजते हैं दैट इज़ द इम्पल्स या नर्व इम्पल्स। तो उसके ज़रिए से कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये सेम इंटेंसिटी की होती है, यानी ऐसा नहीं होता कभी कि किसी कोई मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई मसल्स कम कॉन्ट्रैक्ट हो। यानी कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स। कि कभी ज़हन में आपके आए कि कॉन्ट्रैक्शन जब सेम इंटेंसिटी की है यानी सेम कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ मसल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स होंगे, उतनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब ये मोटर यूनिट्स क्या होते हैं कि ये मोटर यूनिट्स न्यूरॉन्स हैं बेसिकली, यानी ये सिग्नल लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर्स व्हिच इज़ द मसल्स। तो अब मसल्स यानी सॉरी ब्रेन से यानी ये सिग्नल सिग्नल जो होते हैं वो रिसीव करते हैं और फिर ये के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए आमादा करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अब ये जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स किसी भी मसल पर होंगे उतनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। एक यहाँ पे फैक्ट मैंने लिखा हुआ है कि ह्यूमन आई में जो मसल्स हैं वो तकरीबन 0.01 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर, नर्व इम्पल्स, एनर्जी और कैल्शियम आयंस। नर्व इम्पल्स क्या है कि सबसे पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दे डिसाइड के सिग्नल भेजना है और ये के मसल्स को मूव करवाना है। तो अब क्या है कि दे सेंड सिग्नल टू मोटर न्यूरॉन्स बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम वगैरह ये सारी चीज़ें चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल ये समझेंगे ब्रेन ने सिग्नल भेजा और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स देन कमांड्स द मसल्स व्हिच आर द इफेक्टर्स टू मूव, जिसकी वजह से मसल्स मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो लाज़मी तौर पे यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस भी आते हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा। अब क्या है सेकंड पार्ट के एनर्जी। मसल कॉन्ट्रैक्शन में पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि नर्व इम्पल्स, यानी ये कि ब्रेन ने डिसाइड किया कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब इसमें एनर्जी लाज़मी तौर पे मसल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है कि जो भी आप फूड इनटेक करते हैं, तो फूड इनटेक करने के बाद मेटाबोलाइज़ ब्रोकन डाउन हो जाता है, छोटी चीज़ों में टूट जाता है और आपको ये पता होगा कि ग्लाइकोजन होती है जो कि एक रिज़र्व फूड मटेरियल है फॉर एनिमल्स, यानी एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन को। ये ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर होती है और अगर मैं बात कर रहा हूँ मसल की, तो मसल्स में स्टोर हो रही है और मसल में स्टोर होके ये कन्वर्ट होती है इनटू क्रेटिन फॉस्फेट। क्रेटिन फॉस्फेट की मैं बात करता चलूँ तो ये रिजर्व है, यानी सबसे ज़्यादा जो फॉस्फेट मसल्स को मिल रही होती है, वो मसल्स को फॉस्फेट क्रेटिन फॉस्फेट के ज़रिए से मिल रही है। अब ये क्रेटिन फॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और फिर एटीपी जो है वो मसल्स में स्टोर हो जाता है, तो फिर जो भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें वो ये ही एटीपी बॉडी यूटिलाइज़ करती है। अब आपको पहले मसल यानी कौन से केमिकल वगैरह इन्वॉल्व हैं, उसको बताने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि न्यूरॉन क्या है। वैसे तो ये चैप्टर 3 का पार्ट है, लेकिन इस वक़्त आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज हो ताकि ये क्या आपको लेक्चर समझने में आसानी हो। तो न्यूरॉन क्या है कि न्यूरॉन बेसिकली ये स्पेशलाइज़्ड टाइप के सेल मौजूद होते हैं जो कि ब्रेन में मौजूद होते हैं, ब्रेन को बना रहे हैं।
और इसके अलावा ये आपकी बॉडी में भी फैले हुए हैं। आपकी बॉडी में जो आप सेंस कर रहे हैं वो बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स कर रहे हैं। उसके अलावा मसल्स में जो या कोई भी इफेक्टर के पास जा रहा है, न्यूरॉन्स जो होते हैं उन्हें सिग्नल भेजने हैं इफेक्टर्स को काम करने के लिए। तो ये जो न्यूरॉन है आपके सामने, ये एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सपोज कर लें कि ये एक मोटर न्यूरॉन है। अब सबसे पहले क्या होता है किसी भी न्यूरॉन में, ये आपको ये हेयरी स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे इसके टॉप पार्ट पे, इसके हेड पर। ये कहलाते हैं डेंड्राइट। और डेंड्राइट क्या होते हैं कि डेंड्राइट बेसिकली ये हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका काम ये होता है कि ये जो भी नर्व इम्पल्स आए, यानी जो भी सिग्नल आए ब्रेन की तरफ से, उसे ये एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आती है विच इज दी एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है बेसिकली, ये सेंट्रल इसका जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये एक्सॉन है। ये येलोइश पार्ट को आप छोड़ दें, माइलिन शीट होती है, ये हम बाकी चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। तो आप डेंड्राइट सिग्नल एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद भेज रहे हैं टू दी एक्सॉन। एक्सॉन के बाद आते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ये आपको जो नजर आ रहे हैं एंड पार्ट, ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। और इन्हीं एक्सॉन टर्मिनल्स पर साइनेप्टिक नॉब मौजूद होते हैं। ये साइनेप्टिक नॉब क्या है, आपको ये सर्कुलर चीजें नजर आ रही होंगी इसकी एंड टिप पर, ये साइनेप्टिक नॉब है। इनमें न्यूरोट्रांसमीटर यानी इन शॉर्ट केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से मसल के पास सिग्नल जाता है। तो अब सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने डिसाइड किया कि सिग्नल भेजना है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल गया और एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। ये इम्पल्स क्या हुआ, फिर उसके बाद सिग्नल आया, सिग्नल डेंड्राइट ने एक्सेप्ट किया और वो सिग्नल डेंड्राइट से होता हुआ फिर गया एक्सॉन के पास। फिर एक्सॉन से ट्रांसफर होता हुआ वो साइनेप्टिक नॉब तक पहुंच गया। अब साइनेप्टिक नॉब तक जैसे ही वो सिग्नल पहुंचा तो साइनेप्टिक नॉब ने केमिकल रिलीज किए विच इज दी एसिटाइल कोलिन। ये ग्रीन से जो सर्कुलर हाईलाइटेड है ये एसिटाइल कोलिन है, जो कि साइनेप्टिक नॉब से रिलीज होंगे। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये अटैच हो जाते हैं कोई भी मसल की, जैसे मसल की जो मेम्ब्रेन है वो सार्कोलिमा है, तो उस मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ये इन इन रिसेप्टर्स पर ये एसिटाइल कोलिन अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल फाइबर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल फाइबर का, वो कहलाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर है। अब जैसे ही ये साइनेप्टिक नॉब से एसिटाइल कोलिन रिलीज होके मसल के जो एक्टिव साइट मसल्स की जो बेसिकली जो रिसेप्टर्स हैं उन पे अटैच होंगे, तो फौरन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। अब यही कैल्शियम आयन की वजह से फिर मूवमेंट हो रही होती है। तो अब अच्छा, थर्ड चीज अब जो रिक्वायर्ड है वो है यही कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयन कैसे रिलीज हुए कि नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। और क्या हुआ कि नर्व इम्पल्स के जरिए से न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन निकले। एसिटाइल कोलिन की जो अटैच हो गए टू दी सार्कोलिमा की मेम्ब्रेन पर, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, यानी मसल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने कैल्शियम आयन रिलीज किया। अच्छा, अब ये कैल्शियम आयन जो रिलीज हुआ है ये अटैच होता है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल पर। याद हो अगर आपको, तो मैंने बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, कि मसल्स में दो चीजें हैं, एक तो एक्टिन और एक क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, और एक होते हैं आपके थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। तो थिन फिलामेंट्स को नाम दे रहे थे हम एक्टिन फिलामेंट्स का, और थिक फिलामेंट्स को हम नाम दे रहे थे मियोसिन का। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं इनके अराउंड मौजूद होते हैं ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। ये कैल्शियम आयन उन ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन एक्टिन एक्टिन जो प्रोटीन्स हैं उनकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। जिस पर क्या होता है कि याद हो, अब मैंने कहा बल्बस हेड जो है वो अटैच हो जाते हैं एक्टिन प्रोटीन पर। तो मियोसिन के वो जो बल्बस हेड है वो इन्हीं ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल की जो बाइंड होते हैं कैल्शियम से, जिसकी वजह से एक्टिन एक्सपोज हुआ। उसकी वजह से ये जो बल्बस हेड है यानी हुक्स बेसिकली ये अटैच हो जाते हैं टू दी एक्टिन प्रोटीन्स और ये क्रॉस ब्रिजेस बन गए। अब ये जो कैल्शियम आयंस है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहे हैं। और दूसरा ये कि ये जो क्रॉस ब्रिजेस बने ये बिटवीन एक्टिन एंड मियोसिन फिलामेंट्स बने। अब इसको मजीद देखते हुए चलते हैं। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि ये थिन फिलामेंट्स हैं यानी एक्टिन फिलामेंट्स, और ये थिक फिलामेंट्स हैं यानी विच आर दी मियोसिन फिलामेंट्स। फिर मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सार्कोमेयर है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमेयर। और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है यहीं पर ही ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल भी अटैच है। ये बल्बस हेड हैं जो भी अटैच होते हैं इन एक्टिन मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से ये इन एक्टिन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं और मसल फाइबर जो होता है वो शॉर्टन हो जाता है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले एसिटाइल कोलिन नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ।
ये नर्व इम्पल्स की वजह से क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ न्यूरॉन से, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज हो गया मसल्स से। अब कैल्शियम आयन जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ तो ये बल्बस कैल्शियम आयन रिलीज हुआ तो ये कैल्शियम आयन अटैच हो गया टू दी ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से जैसे ही अटैच हुआ तो ये बल्बस हेड जो है या हुक्स जो है ये अटैच हो गए, जो मियोसिन पर मौजूद है, ये अटैच हो गए टू दी एक्टिन मॉलिक्यूल्स। और एक्टिन मॉलिक्यूल पर अटैच होने के बाद इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक्टिन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस मसल फाइबर का लेंथ इसकी मसल फाइबर की छोटी हो गई है, शॉर्टन हो गया मसल फाइबर। तो अब ये जो है यानी एक दफा यानी कॉन्ट्रैक्ट ये अपनी तरफ खींचेगा और उसके बाद एटीपी इसको अगेन चाहिए होगी, फिर वापस यानी रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है और एटीपी इसमें मजीद यानी एटीपी बन रही होती है, टूट रही होती है। और वो एटीपी कहाँ से आ रही है, वो वहां से आ रही है कि जो ग्लाइकोजन क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था और उसके बाद एटीपी बना, ये वहां से आ रही है। तो यहाँ पर एक वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो अगेन इस वीडियो को देखेंगे जिस तरह ये रोइंग में ये एक बोट मूव कर रही है। तो सपोज करें ये जो बेसिकली इनके हाथ में ये बेसिकली मूव करवाने के लिए ये बल्बस हेड है, और ये बल्बस हेड अटैच हो रहे हैं इस एक्टिन से, जिसकी वजह से ये मियोसिन जो है वो एक्टिन को खींच रहा है। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे अटैच हो रहे हैं और डिटैच हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं डिटैच हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल ब्रेन डिसाइड ना करे कि अब मसल की मूवमेंट को स्टॉप कर देना है। तो यहाँ तक मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म होती है। अब आखिरी चीज जो हम चलते हैं आज की वो है पढ़ने चलते हैं, वो है फटीग एंड ऑक्सीजन डेप्थ। फटीग क्या होती है, ये फटीग कहते हैं मसल्स के थकने को। या आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने कभी कोई हैवी एक्सरसाइज उठाई हो, या सपोज कोई आप जिम गए हो और पहला पहला आपका दिन है जिम का, तो आप क्या होता है कि जब आप जैसे ही वेट लिफ्टिंग करते हैं उस वक्त तो आपको दर्द महसूस नहीं होता, आप जैसे ही घर पर आए या फिर ये कि थोड़ी देर बाद ही आपके मसल्स पेन, आपके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। या कोई भी एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज के बाद क्या हुआ कि आपके मसल्स दर्द करना शुरू हो गए, उस कंडीशन में तो वो कहलाती है बेसिकली फटीग। फटीग उसे क्या होता है उसमें कि आपके मसल्स में एटीपी है जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करा कि अब आपने जो नॉर्मल जिस तरह रूटीन जो आप एक्सरसाइज करते थे, आपने उससे हट के हैवी एक्सरसाइज करी है। तो उस कंडीशन में जो आपके मसल्स हैं वो एनारोबिक कंडीशन पर आ जाते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में टूटता है। तो ग्लूकोज कंप्लीट नहीं टूट पाता, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में एक्यूमुलेट या बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड जब मसल्स में ज्यादा होता है तो इसकी वजह से आपके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, और इस लैक्टिक एसिड को बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी में एक और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। यानी हैवी एक्सरसाइज में या आप तेज भागे हो, 4 किलोमीटर आप भाग गए, तो उस 4 किलोमीटर भागने में क्या हुआ, आप भाग तो गए, मसल्स में दर्द हुआ, बीच में आपने नोट किया कि जैसे आप रुके आपके मसल्स में शदीद दर्द शुरू हो गया और साथ साथ आपकी सांस भी फूल गई। तो वो सांस इस वजह से फूलती है ताकि उस लैक्टिक एसिड को आपकी मसल से निकाला जा सके। यानी आपकी बॉडी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक ऑक्सीजन इनटेक की जाए, यानी जो डेफिशिएंसी हो गई ऑक्सीजन की मसल्स में उसको पूरा किया जा सके ताकि लैक्टिक एसिड आपके मसल से निकल जाए। तो ऑक्सीजन डेप्थ क्या होती है कि वो ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड हो जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज करवाया जा सके या फिर लैक्टिक एसिड को मसल से रिमूव करवाया जा सके, वो कहलाती है ऑक्सीजन डेप्थ। और इस से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीजन जनरेट होती है और लैक्टिक एसिड को मसल से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी बात मेरी समझ में ना आई हो या आपको कोई सजेशन देना हो या कोई बात मजीद पूछनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और अगर आपको लेक्चर या प्रेजेंटेशन डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट विच इज vtuitions.com वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।